तो हम कर रहे थे जेकेएसएसबी का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे। इसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, हमने 2 लेक्चर इसमें कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका जो तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं, दैट मीन्स पार्ट थर्ड में हम देखने वाले हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड में भी आज हम देखने वाले हैं जो भी क्वेश्चन पेपर है जेकेएसएसबी जेई सिविल का, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, 31st क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेम इट विल बी इफ इट हैज 3 जॉइंट्स एंड 4 मेंबर्स, ठीक है। तो फ्रेम का केस है हमारे पास, तो फ्रेम का हमने टाइप बताना है, जिसमें 3 जॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, दैट मीन जे हमारे पास दिया हुआ है 3, ठीक है, एंड 4 मेंबर्स हमारे पास दिए हैं, दैट मीन्स एम दिया हुआ है हमारे पास 4, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, m इक्वल टू 2j माइनस 3, ठीक है। तो m कितना है, यहाँ पे मेंबर कितने हैं, यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 आ गया फार्मूले का, इंटू जॉइंट कितने हैं हमारे पास 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 में से 3 निकाला हमने, कितना बचा 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 4 जो है ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू होता तो हमारे पास होता परफेक्ट या फिर एफिशिएंट, ठीक है। अगर ये हमारे पास लेस देन होता तो उसका मतलब होता डेफिशिएंट, ठीक है। अगर लेस देन होता तो डेफिशिएंट, ठीक है। अगर इक्वल टू होता तो परफेक्ट, ठीक है। लेकिन परफेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं एफिशिएंट इक्वल टू के केस में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये जो मेंबर है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब हो गया डेफिशिएंट, ठीक है। तो सॉरी रिडंडेंट, ठीक है। तो सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया रिडंडेंट। तो हमारे पास जो फ्रेम होगा, टाइप ऑफ फ्रेम कौन सा होगा, रिडंडेंट फ्रेम, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं 31st क्वेश्चन। 31st हमने देख लिया, 32nd क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। 32nd क्वेश्चन हमें बताता है द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, सॉरी हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई कंपोनेंट दिया है किसका, वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का दिया है हमारे पास। फ्लो कौन सा है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, ठीक है। 2D फ्लो है हमारे पास, और फ्लो कौन सा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे y कंपोनेंट दिया है v इक्वल टू 2y, ठीक है। एट द पॉइंट 0 1, ठीक है, हमारे पास पॉइंट दिया है 0 1 पे, जो x कंपोनेंट है उसमें जो उसकी जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो हमने क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है x कंपोनेंट की, ठीक है। जैसे कि ये y कंपोनेंट की इक्वेशन हमारे पास दी है v इक्वल टू 2y, वैसे ही हमने x कंपोनेंट की इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन होने वाली है, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चल गया, मैं आपको ले जाता हूं इसके आंसर पे, आपको वहां से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन जो है वो दी है v इक्वल टू 2y, ठीक है। v इक्वल टू 2y हमारे पास इक्वेशन दी है, और जो हमारे पास हम बात करें 2D फ्लो दिया हुआ है, 2D स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो उसमें जो कर्ली u बाई कर्ली x प्लस कर्ली v बाई कर्ली y किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास v दिया हुआ है, x कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ तक आपने कर लिया, तो मैं यहाँ कर लूँ कर्ली u बाई कर्ली x, क्योंकि x का तो u का तो हमारे पास है नहीं इक्वेशन, v की है, तो v की हम करेंगे कर्ली v बाई कर्ली y, ठीक है। कर्ली v बाई कर्ली y मतलब 2y को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया। फर्दर एम्प्लाइज दैट कर्ली u बाई कर्ली x जो होगा हमारे पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, ठीक है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा u इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 के साथ यहाँ पे x लग जाएगा, -2x प्लस c, ठीक है। और ये कंडीशन हमारे पास दी है, पिछले क्वेश्चन में आपने कंडीशन देखी, गिवन कंडीशन दी है, एक्स वाई दिया हुआ हमारे पास 0 1, ठीक है, एट u इक्वल टू 0, जब u 0 है तब x और y कितना है, ये x 0 है और y 1 है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में u 0 पुट कर देंगे, u को 0 पुट किया, और उस केस में जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, इसको 0 किया, प्लस जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो c आया, c की वैल्यू आई 0 आई,
ठीक है। c की वैल्यू 0 आई, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि u की वैल्यू किसके बराबर होगी, -2x के बराबर। अगर c की वैल्यू 0 नहीं आई होती तो हमने बोलना था कि जो u इक्वल टू -2x है वो जो है आंसर नहीं है। तो इसमें c की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब हो गया कि जो u है वो कितना होगा, u इक्वल टू -2x, ठीक है। तो आंसर में देख लेते हैं हम y इक्वल टू -2x किस से ऑप्शन से मैच कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास u था, u इक्वल टू -2x, ठीक है। u इक्वल टू -2x जो है हमारे पास से मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है। तो मिनिमम कौन सा ग्रेड हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, वो हमने देखना है, ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए इसके मैंने लेक्चर बना रखे हैं अपने चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हैं, आरपीएन शर्मा चैनल मेरा है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो जो मिनिमम ग्रेड है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का किसके लिए, प्री टेंशन मेंबर्स के लिए, वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये जो उसमें मैंने ये भी बताया कि जो M25 से नीचे के ग्रेड है वो हमारे पास नॉर्मल कंक्रीट में यूज होते हैं, और M30 से M25 से ऊपर जो है हाई स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम ग्रेड होगा वही इसके लिए होगा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, दैट मींस प्री टेंशन मेंबर्स के लिए M40, ठीक है। सो M40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34th क्वेश्चन है, the number of independent equations to be satisfied for static equilibrium of a plane structure, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमारे पास होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो ये सबको पता होगा कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो 3 होती हैं। तो 3 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वो कौन सी इक्वेशंस होती है मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड देन समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये 3 फोर्सेस हमारे पास रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35th क्वेश्चन है। 35th क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन थ्रू स्लो सैंड फिल्टर्स इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखना है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है मतलब कितने रेट से फिल्ट्रेशन होती है स्लो सैंड फिल्टर्स में, ठीक है। उसके यूनिट्स दिए हुए हैं मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, ठीक है। मिलियन लीटर, कितने मिलियन लीटर एक डे में पर हेक्टेयर कितना हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है, आप बताएं कमेंट में कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 to 60 मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36th क्वेश्चन, ठीक है। 36th क्वेश्चन क्या कहता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ, जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स है वो कौन सा इंडेक्स रहता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लें जल्दी से, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर बता दें। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स है वो इंडेक्स रहता है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ का, ठीक है। किसका, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 37th क्वेश्चन बात कर लेते हैं। वियर ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम इन, जो वियर है रेल्स का वो कहां पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, वियर का मतलब होता है जहां पे रेल जो है खराब जल्दी होती है, मतलब टूट जाती है, टूटती नहीं है, खराब जल्दी होती है, मतलब कहां पे ज्यादा वियर होता है रेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टेंजेंट ट्रैक, टनल्स, शार्प कर्व, कोस्टल एरिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वियर कहाँ पे होता है, शार्प कर्व्स में, ठीक है। शार्प कर्व मतलब इस तरीके की कुछ कर्व होगी, तो रेल को इस पे चलने के लिए, जो ट्रेन होगी उसको चलने के लिए इस तरीके से जाना पड़ेगा जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, उसका जो वियर है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आगे जाने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली टाइप करना है यूट्यूब पे आरपीएन शर्मा, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
38 क्वेश्चन क्या कहता है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर IS 456/2000 the shape of the compressive stress block of concrete is a combination of rectangular and, जो हमारे पास अगर हम बात करें लिमिट स्टेट डिजाइन की एज पर, जैसे कि हमारे पास ये कंक्रीट का कोड है IS 456/2000, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो शेप है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक की, शेप किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक जो कंक्रीट का बना होता है उसकी अगर हम शेप की बात करें तो वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, वो रेक्टेंगुलर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम इसमें बात करें, जल्दी से आप आंसर बताएं, अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है कॉम्बिनेशन होगा रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक शेप, ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक शेप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39th क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 रिकमेंडेशंस, अगर हम बात करें IS 456/2000 रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग द लेटेस्ट टाइम बाय विच द फॉर्म वर्क कैन बी रिमूव्ड फॉर द कॉलम, ठीक है। फॉर्म वर्क आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, जो फॉर्म वर्क है वो कितने जल्दी हम लेटेस्ट कितना जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं कॉलम्स का, ठीक है, कॉलम्स का, वॉल्स का एंड बीम्स का, मतलब कितने जो मतलब जल्दी से जल्दी अगर हमने फॉर्म वर्क को रिमूव करना हो तो कितने घंटे हमें मिनिमम उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर बताएं यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो होगा सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट दैट मींस 16 आवर्स, ठीक है। तो मिनिमम 16 आवर्स से पहले हम फॉर्म वर्क को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। अगर फॉर्म वर्क को मिनिमम 16 आवर्स से पहले रिमूव किया तो जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम अगर मिनिमम की बात करें तो वो हम 6 से 7 दिन लगते ही हैं फॉर्म वर्क, लेकिन 16 घंटे से पहले फॉर्म वर्क को हमें रिमूव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, ठीक है। 40 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाइल मेजरिंग लीनियर डिस्टेंस विद टेप by applying normal tension which of the following correction is automatically rectified, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर हमने एक लीनियर डिस्टेंस मेजर करना, लीनियर डिस्टेंस मतलब सिंपली एक डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, टेप के साथ। टेप तो आपको पता ही है, ठीक है, टेप जो भी आप यूज करते हैं, आप फीता उसको बोलते हैं, ठीक है। बाय अप्लाइंग नॉर्मल टेंशन, ठीक है, उस पर हम नॉर्मल टेंशन भी अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल टेंशन मतलब उसको खींच के रखना है, जब भी हम मेजर कर रहे हैं उसको खींच के रख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड, तो कौन सी करेक्शन जो है ऑटोमेटिकली उसमें रेक्टिफाइड हो जाती है। अगर इसकी हम बात करें, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से आंसर बता दें, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल। करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल, जो सैग और पुल की वजह से जो करेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा इस पे टेंशन अप्लाई करने से, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलियर्स इज कॉज्ड बाय लूज फिश बोल्ट्स एट एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, वहां पे हमारे पास फिश बोल्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या लगाए होते हैं, हमने फिश बोल्ट लगाए होते हैं, ठीक है। लूज फिश बोल्ट अगर हमने लगाए हैं तो हमारे पास कौन सा फेलियर अक्कर करता है, तो इसके फेलियर की अगर हम बात करें तो आपको अगर पता है तो जल्दी से आंसर बता दें, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, दैट मीन्स क्रस्ट हेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42nd क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग, ठीक है। तो जो हम स्टाफ रीडिंग पे रिफ्रैक्शन करेक्शन अप्लाई करते हैं वो कितनी रहती है, ठीक है, वो कितनी रहती है, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की करेक्शन की अगर हम बात करें वो कितनी रहती है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से बता दें, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन रहती है वो रहती है 1/7 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मेरा चैनल का नाम है RPN शर्मा, वहां पे जाके यूट्यूब पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सकें, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 43 क्वेश्चन, ठीक है। 43rd क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द बेसिक स्पैन बाय डेप्थ रेशियो स्पेसिफाइड इन द कोड फॉर कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट इन स्ट्रक्चरल कंक्रीट मेंबर फॉर कंटिन्यूअस सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो बेसिक स्पैन बाय डेप्थ रेशियो है, दैट मींस स्पैन बाय जो डेप्थ रेशियो है हमारे पास जो स्पेसिफाइड हुआ है कोड में फॉर द कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर हमने डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है लिमिट स्टेट में कंक्रीट मेंबर में, और हमारे पास जो मेंबर है हमारे पास कंटिन्यूअस सपोर्ट के, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कंटिन्यूअस बीम हम कह सकते हैं, तो इस तरीके का हमारे पास है, तो उसमें स्पैन बाय डेप्थ रेशियो कितना होना चाहिए कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 26, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है कि कितना स्पैन बाय डेप्थ रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये है इसका आंसर जो है वो है 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द वाटरशेड लाइन इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन कैनाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वाटरशेड लाइन, एक वाटरशेड लाइन हमारे पास होती है, ठीक है, इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन चैनल, तो हम वाटरशेड जो लाइन है उसको हम कंसीडर नहीं करते किस केस में, ठीक है, किस रीजन की वजह से हम वाटरशेड लाइन को कंसीडर नहीं करते, चैनल को अलाइन करने के लिए, जो इरिगेशन कैनाल है उसको अलाइन करने के लिए हम कहाँ पे यूज नहीं करते उसको। तो इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से बता दें, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं जो इसका आंसर है वो है ए पार्ट है, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, अगर एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो उस केस में हम वाटरशेड लाइन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। चैनल को अलाइन करना हो, हमने इरिगेशन कैनाल को अलाइन करना हो तो हम वाटरशेड लाइन को कंसीडर नहीं करते, कहां पे, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of survey facilitates field observation and plotting on a sheet simultaneously, ठीक है। तो कौन सी ऐसी सर्वे है, कौन से टाइप की सर्वे है जिसमें फील्ड वर्क और हमारे पास जो प्लॉटिंग का वर्क, मतलब जो भी लैब का वर्क हम करते हैं शीट को प्लॉट करने का, वो हमारे पास फील्ड में ही हो जाता है। तो उसमें जो आंसर है आपको पता ही होगा, आप जल्दी से आंसर बता दें कमेंट में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लेन टेबल है, ठीक है। प्लेन टेबल में हम जो फील्ड वर्क है और जो प्लॉटिंग है वो एक साथ ही करते हैं फील्ड में ही, ठीक है। हमें जो भी काम है वो रूम पे या फिर लैब में करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो हम सारा फील्ड में ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चैनल has a mean velocity of 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे चैनल की जो मीन वेलोसिटी दी है वो दी है 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच विल कीप द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, ठीक है। जो सिल्टिंग और स्कोरिंग होती है वो नहीं होती अगर हम मीन वेलोसिटी जो है 0.6 मीटर पर सेकंड रखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपको रिमेंबर कर लेना, ये और क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बेसिस पे। ये कह रहा है कि जो चैनल की मीन वेलोसिटी है 0.6 मीटर पर सेकंड, वो अगर हम रखते हैं तो हमारे पास सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होती, ठीक है। दिस मीन्स द वेलोसिटी इज रेफर्ड एज, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है तो जल्दी से आंसर बता दें इसका, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी रहती है चैनल्स में वो कितनी रहती है जिसकी वजह से सिल्टिंग और स्कोरिंग ना हो, तो आप बता सकते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको दूसरे तरीके से भी आ सकता है, आपको कंसेप्ट यहाँ से रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन, ठीक है। 47th क्वेश्चन क्या कह रहा है, The time dependent deformation on soil is known as, जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन रहती है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मान लें हम सॉइल की बात करें, ठीक है,
ये हमारे पास कोई सॉइल है, ठीक है, इस पे लोड पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, मतलब एकदम से लोड नहीं पड़ रहा है, इस पे आस्ता 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 लोड पड़ रहा है और ये आस्ता 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 बैठ रही है, मतलब मान लेते हैं 20 साल के बाद 30 साल के बाद ये बैठ रही है, या फिर ये सॉइल जो है मूव कर रही है अपनी प्लेस से, ठीक है। तो उस टाइम डिपेंडेंट जो डिफॉर्मेशन है, या फिर जो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन उसकी जो भी शेप है वो चेंज हो जाना, तो जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन रहती है उसको हम बोलते हैं क्रीप, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है ये रेलवे में भी यूज होता है और यहाँ पे सॉइल में भी ये कंसेप्ट यूज होता है, जो भी टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन रहती है उसे हम क्रीप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टफनेस इंडेक्स, ठीक है। टफनेस इंडेक्स का हमने क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है कि टफनेस इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। इसकी हम बात कर लें टफनेस इंडेक्स की। जो टफनेस इंडेक्स हमारे पास रहता है, टफनेस इंडेक्स अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो टफनेस इंडेक्स रहता है दैट मींस आईटी इक्वल टू किसके बराबर होता है, आईपी डिवाइडेड बाय आईएफ। आईपी डिवाइडेड बाय आईएफ का मतलब हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो रहता है वो रहता है किसके बराबर, टफनेस इंडेक्स के बराबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपको सिंपली यूट्यूब पे जाके आरपीएन शर्मा टाइप करना है, आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो इसमें हम और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 49th क्वेश्चन है, सीपीएम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। सीपीएम का मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो अगर हम बात करें क्रिटिकल पाथ मेथड हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन ए से, ठीक है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है which one of these is used for the measurement of baseline, ठीक है। तो बेस लाइन को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा जो टेप है यूज होता है, या फिर कौन सी चेन हमारे पास यूज होती है, ठीक है। तो इसमें हमें बात करें, आपको पता ही होगा, अगर पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो है इनवर्ट टेप, ठीक है। तो इनवर्ट टेप ही बेस्ट है हमारे पास क्या मेजर करने के लिए, बेस लाइन को मेजर करने के लिए, क्योंकि जो बेस लाइन है वो हमें मेजर करनी होती है विद एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इसलिए इनवर्ट टेप जो है बेस्ट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें हम देखेंगे, बाकी सारे कंसेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आरपीएन शर्मा आपको यूट्यूब पे लिखना है और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब करके बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाले हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।